पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। एक बार फिर हाजिर हैं हम कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर, जिसमें विज्ञान व किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपको देते हैं जानकारी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई अहम गतिविधियों की, आधुनिक तकनीकों की, और इसके साथ ही मिलवाते हैं कामयाब किसान से भी। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। खरीफ फसलों के लिए मिट्टी और बीज के उपचार और इसके महत्व के बारे में जिला कृषि विकास अधिकारी ने हमें कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। आज किसान भाइयों, बीज शोधन और भूमि शोधन के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि खरीफ की फसल हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से जो है कीटों और बीमारी के लिए प्रति वर्ष 7 से 25% तक की क्षति देखने में मिलती है, जिसमें 33% जो है खरपतवारनाशियों से और 25% रोग जो है बीमारियों से और 20% कीटों से, 7% आपका भंडारण से और 5% चूहों से आपकी हानि होती है। इस प्रकार से इस क्षति को अगर आकलन किया जाए तो ये करोड़ों की रुपयों में जाता है। इस क्षति को कभी कभी ये महामारी का रूप भी लेती है और 100% तक भी फसल खत्म हो जाती है। खरीफ की फसलों के अनेक रोगों को अगर हम प्रारंभिक स्थिति में ही बीज या भूमि में या दोनों माध्यमों से अभी रोकथाम कर दें, जिस प्रकार से भूमि में रोग को फफूंदी से, जीवाणु से, विषाणु से जो बीजों के चारों तरफ लिपटे रहते हैं, भूमि में उपस्थित रहते हैं, फफूंदी बीज की सतह पर नीचे या बीज के अंदर मौजूद रहती है। जब हम बीज की बुआई करते हैं तो बुआई के उपरांत जो है नमी प्राप्त करते ही ये फफूंद आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। बोने से पहले यदि हम बीज को उपयुक्त फफूंदीनाशक रसायनों से उपचारित करके बुआई करें तो रोगों से फसलों को बचने के लिए बीज उपचार और भूमि उपचार एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। किसान भाइयों, जैसा कि बीज शोधन का मुख्य उद्देश्य बीज जनित और भूमि जनित रोगों से रसायनों और बायोपेस्टिसाइड से शोधित करने के उपरांत बोने से पाए जाने वाले शाकाणु और जो जीवाणु उनको नष्ट करने का होता है। बीज शोधन के लिए फफूंदीनाशक रसायनों या बायोपेस्टिसाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे हमें बीज की सड़न कम होता है, बीज उपचार का अंकुरण बहुत अच्छा होता है और इसके अलावा आप जो है मिट्टी में मौजूद फफूंद उसको नष्ट कर सकते हैं और फैलने वाली बीमारियों को संभावना कम हो जाती है। लगातार रसायनों आधारित खेती के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति में भी कमी आ रही है, साथ ही साथ भूमि की रचना खराब हो रही है। इसके लिए अतिरिक्त जीवाणुओं और रोगाणुओं को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट करने के लिए हमें भूमि शोधन की आवश्यकता पड़ती है। भूमि शोधन में हम मुख्य रूप से सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेट्रीब्यूजियम, ये इस प्रकार के हमारे कवक फैलाने वाले, कवक रोधी, जो हानिकारक कवक को कंट्रोल करते हैं। इसके उपयोग के लिए जो है आप किसान भाई 75 किलो गोबर में
2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा अथवा बिवेरिया बेसियाना किसी छायादार स्थान पर गोबर को फैलाकर उसमें ये 2 किलो आपका ट्राइकोडर्मा अथवा बिवेरिया बेसियाना उसको मिला दें। पानी के छींटे के उपरांत बोरी के टुकड़े से उसे ढक दें और अंतिम जुताई के बुआई से पहले शाम के समय, चूँकि इसमें कवक मौजूद रहते हैं, ये धूप में डायरेक्ट सनलाइट में आने के उपरांत ये मरने की संभावना रहती है, इसलिए इसको आवश्यक है कि आप शाम के समय इसका प्रयोग करें। छायादार स्थान पर जो आपने ये मटेरियल बनाया है इसको कम से कम 6 से 7 दिन तक प्रतिदिन पानी के छींटे से करते रहें। आप देखेंगे कि 7वें दिन आपको भूरे काले रंग की कवक उस गोबर की खाद में देखने को मिलेगी और इसके प्रयोग से आप बीजों को से होने वाले क्षति को रोक सकते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि खरीफ की फसलें जो हैं, धान में झोंका रोग आता है, तो झोंका रोग जो चूँकि एक फफूंदी जनित रोग है और जो बीज और भूमि से फैलता है, और इसके लिए यदि आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। यदि आप रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो थीरम 2.5 ग्राम या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजों का उपचार करेंगे। इसी प्रकार से पत्ती और धब्बा रोग जिसे बोलते हैं धान का, तो बोने से पहले आप बीज का थीरम के 2 ग्राम और आपका ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसी प्रकार धान में जीवाणु झुलसा, जीवाणुधारी झुलसा और मिथ्या कंडवा रोग जो कि मुख्य रूप से देखने में आते हैं, जीवाणु झुलसा रोग के लिए बीजों को स्टेप्टोसाइक्लिन का 4 ग्राम प्रति 25 किलो बीज की दर से आप उसको शोधित कर सकते हैं। यदि मिथ्या कंडवा रोग जो धान में अगर देखने में मिलता है आपको, चूँकि ये बाली निकलने के बाद कुछ दानों के स्थान पर पीले रंग का जो है पाउडर भर जाता है, इसके लिए बीज को कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से जो है बीज उपचारित करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपको मक्का में फफूंदी जनित रोग जो है, मुख्य रूप से झुलसा रोग, तुलासीता रोग, ये 2 रोग ऐसे हैं जो हमारे इसमें जो है किसान भाइयों को देखने को मिलता है। इसके लिए भी किसान भाई मक्का के बीज को थीरम 2.5 ग्राम और कार्बनडाजिम 2 किलोग्राम प्रति किलो बीज की दर से जो है उपचारित करके बोने से इन बीमारियों से इनकी रोकथाम हो सकती है। ज्वार में मुख्य रूप से कंडवा रोग लगता है, बाजरा में कंडवा रोग लगता है और बाजरा में जो है अर्गट रोग एक मुख्य रूप से जो है एक बीमारी है। अर्गट रोग के लिए बीज जो है यदि 20% नमक के घोल में किसान भाई डुबोकर अर्गट को छानकर अलग कर लेना चाहिए और तत्पश्चात बीजों की बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है इससे अर्गट रोग से इसकी रोकथाम होगी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैविक भूमि से भूमि शोधन करें और इस भूमि शोधन के उपरांत बीज शोधन यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 70 से 80% तक जो है किसान भाई कम खर्चे पर अपनी कीड़े बीमारियों से रोकथाम पा सकेंगे। तो जाना आपने अच्छी फसल उत्पादन के लिए मिट्टी और बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।
कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में बहुत से युवा और महिला किसान इस क्षेत्र में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर और परंपराओं से चले आ रही तौर तरीकों को बदलकर कुछ नया करके कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम में ऐसे ही एक कामयाब किसान से। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गाँव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था। गांव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा। गांव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें तमाम तरह की जानकारियां मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली।
वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार ना मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे आपको महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अब हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के बिना अच्छे फसल उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सिंचाई के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सौर ऊर्जा किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है और इसके लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आइए जानते हैं क्या है ये योजना और किसानों के लिए ये किस तरह है उपयोगी। सरकार ने
फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।